नमस्कार जी। सभी को प्रणाम। आज गीता अध्ययन के इस सेशन की शुरुआत हम प्रेयर के साथ करेंगे और उसके बाद बत्रा सर से हम कुछ और फैक्ट्स जानेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस कोविड इरा में, अदरवाइज भी अपनी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए और निश्चिंत होकर जीने के लिए। तो हम एक प्रेयर के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर कोई प्रेयर करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं करूँ आशु? हाँ जी करो आप दीदी। अंजू दीदी आप करोगे प्रेयर? हाँ मैं कर रही हूँ आशु। मैं बस अपना फोन सेट कर रही थी। ठीक है। फोन सीधा कर लो आप, ऐसे वो अभी आपने ऑटो किया हुआ, हॉरिजॉन्टल ना, आपने ऑटो पे नहीं किया ना, इससे आपका अभी सीधा नहीं आ रहा। अभी आप सीधा ही रखो। ऐसे करूँ? ओके। अभी ठीक है? ओके। हाँ जी। ईश्वर तुझे है कहते, भगवान है नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, भगवान है नाम तेरा। हर शाख शाख पे है हरि राम नाम तेरा। हर शाख शाख पे है हरि राम नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, भगवान है नाम तेरा। हर शाख शाख पे है हरि राम नाम तेरा। वेदों में लिखा है तू, ग्रंथों में छिपा है तू। वेदों में लिखा है तू, ग्रंथों में छिपा है तू। गीता पुकारती है हरि राम नाम तेरा। गीता पुकारती है हरि राम नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, भगवान है नाम तेरा। हर शाख शाख पे है हरि राम नाम तेरा। आजा तू मेरे घर में, घर घर बना के खेले। आजा तू मेरे घर में, घर घर बना के खेले। नन्हा सा मेरा मन है जिसमें निवास तेरा। नन्हा सा मेरा मन है जिसमें निवास तेरा। ईश्वर तुझे कहते, भगवान है नाम तेरा। हर शाख शाख
गाते हैं, हरि राम नाम तेरा फूलों में बसा है तो तारों में दिखा है तू, गाता जहाँ पुकारता है, हरि राम नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, ईश्वर तुझे है कहते, भगवान है नाम तेरा, हर शाख शाख पे है, हरि राम नाम तेरा, हरि राम नाम तेरा, हरि राम नाम तेरा। हरिओम। ये हमारे गीता अध्ययन के छुपे हुए रुस्तम है। इतनी सुंदर आवाज और इतनी सुंदर प्रेयर। थैंक यू अंजू दीदी। अब मैं बद्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं। हरिओम जी, थैंक यू अशु जी और थैंक यू अंजू जी। सच में बहुत अच्छी प्रेयर आपने गाई और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक है कि आज तक छुपे हुए क्यों थे? बहुत ही अच्छा। पहले क्यों नहीं आपने गाया? और आशु जी का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इन्होंने कह के मेरे को ये प्रोग्राम के लिए तैयार कर लिया, जो बेसिकली मेरे अपने दिल की बहुत पुरानी इच्छा थी। 3-4 साल से मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाऊंगा। और सच्ची बात तो है कि मैंने अपना जब ऑफिस बनाया तो एक प्रोजेक्टर भी परचेज करके रख लिया जो आज तक यूज नहीं हुआ है, लेकिन इस बहाने से मेरी अपनी ये बहुत पुरानी इच्छा जो है ये पूरी हो रही है। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में जो कवर करेंगे उसको मैं ब्रॉडली पहले आउटलाइन बता देता हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं। आज जितना आज हो गया आप कर लेंगे, बाकी कल करेंगे। ठीक। इक्विटी मार्केट क्या होता है, क्या डायरेक्ट शेयरों में लगाना उचित है या म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, इनके ऊपर टैक्सेशन का क्या रूल होता है, कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, पीई, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सॉवरेन डेट। ये टर्म्स जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, तो इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सिप, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ मिथ जो आमतौर पे लोगों में होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एक मिथ तो ये है कि ये जुआ है, बहुत रिस्की है, और एक मिथ ये भी है कि म्यूचुअल फंड सही है, जो टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर बहुत जोर शोर से कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक कहावत सुनी थी कि यू कैन नॉट हैव इट केक एंड ईट इट टू। एग्जैक्टली इसी तरीके से कि आप यानी केक खा के बचा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये कहावत भी गलत है। आप केक खा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और बैंक की एफडीआर को म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करेंगे और ये भी देखेंगे कि एफडीआर से म्यूचुअल फंड में कैसे बेटर है, कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि एफडीआर की तरह है लेकिन एफडीआर से बेटर है और टैक्स एफिशिएंट है। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेगुलेटर कौन है, क्या इन्वेस्टर के लिए क्या सेफगार्ड है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये मैंने सिलेबस जो है वो आपके साथ डिस्कस किया और इस के ऊपर पॉइंट एक एक करके, और साथ में आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा, एक चाइनीज बॉम्बो की और 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 2 चीजें ये भी सुनाऊंगा साथ में। तो शुरू करते हैं। जब किसी ने भी बिजनेस करना होता है, तो जब छोटा बिजनेस था या पुराने जमाने में, तो आदमी ने अपनी दुकान खोली और बिजनेस शुरू कर लिया। और फिर अगर थोड़ा बिजनेस बड़ा है तो बाद में बेटे आ गए तो बेटे ने ज्वाइन कर लिया, और साथ में या भाई है तो भाइयों ने ज्वाइन कर लिया, फैमिली बिजनेस हो गया। लेकिन
अगर बिजनेस उससे भी बड़ा है तो हम लोग दो दोस्त इकट्ठे होकर बिजनेस शुरू कर लेते हैं, पार्टनरशिप हो गई। लेकिन अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, 2 या 4 या 20 आदमी नहीं उसको मिलके कर सकते, बल्कि उसमें लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए बिजनेस कैसे करेंगे? उसके लिए क्या रूल होता है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है? उसके लिए हम बनाए जाते हैं लिमिटेड कंपनी। कंपनी तो आमतौर पर सुना है, लेकिन लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड का क्या इम्पैक्ट है, क्या फर्क, क्यों लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं, और कंपनी बना के क्या करते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, ये चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो अपना पैसा डालते हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। उनकी जितना पैसा उन्होंने डाला है उस उतनी उनकी ओनरशिप तो होती है, उसके फायदे के तो वो हकदार होते हैं, लेकिन वो रोजमर्रा के बिजनेस में दखल नहीं देते हैं। और अगर कंपनी को घाटा हो जाए तो क्या उनकी लायबिलिटी भी होती है? जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होती है, तो जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उनके बिजनेस में अगर लॉस हो जाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी एट रिस्क होती है, वो भी देनदारी के लिए काम में लाई जाती है। जब हम लिमिटेड कंपनी में के थ्रू बिजनेस करते हैं, उसमें अगर घाटा हो जाए तो जो उसके ओनर हैं, जो उनकी शेयर होल्डर हैं, उनकी लायबिलिटी जो है, जितने उन्होंने शेयर खरीदे हैं, जितने पैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं, उससे ज्यादा एक पैसा ज्यादा नहीं होती है। इसलिए वर्ड लिमिटेड यूज किया जाता है कि जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मालिक हैं उस कंपनी के, वो सबके सब प्रॉफिट में तो हकदार हैं, लेकिन नुकसान में उनकी लायबिलिटी उतनी ही है जितने पैसे उन्होंने शेयर खरीदने में लगाए हैं। ये एक बात है बहुत जरूरी। और ऐसी लिमिटेड कंपनियां अगर आप देखना चाहें तो आपके चारों तरफ रोजमर्रा के जिंदगी में है। HDFC बैंक ऐसे ही लिमिटेड है, ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोलगेट पाल्मोलिव है, डाबर है। ऐसी यानी जिंदगी के हर चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसी कंपनियां मिलेंगी जिनको आप रोजाना इस्तेमाल उनकी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अगर आपके पास एक मौका होता है कि आप उस कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं। अगर आप कोलगेट पाल्मोलिव के शेयर खरीद लूं तो मैं उसका ओनर बन गया, लेकिन मैं उनकी रोज की बिजनेस में दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन जब उसका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में जब वो बांटेंगे तो मेरे को भी मिलेगा, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो इस तरीके से ये इक्विटी मार्केट है, इसको इक्विटी कहते हैं कि इक्विटी, और इसमें हमारी लायबिलिटी जितने पैसे हमने लगाए हैं उससे ज्यादा की नहीं होती, इसलिए इसको लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अब ये कंपनियां, सारी की सारी कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खरीदी और बेची जाती हैं। हम वहां पे एक्सचेंज में ब्रोकर के थ्रू शेयर खुद भी खरीद सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स और बहुत टाइम के साथ बहुत राइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मारुति का शेयर, जो रोज हमारे पास गाड़ियां सामने देखते हैं, ये जब आया था आज से करीब 15 साल पहले तो 135 रुपए का था, आज ये 7,000 रुपए का है। तो इतने 135 रुपए से 7,000 रुपए का ये, और उसके साथ हर साल डिविडेंड भी आता है। तो इस तरीके से बिना कुछ किए सिर्फ इन्वेस्टमेंट से एक अच्छी रेगुलर इनकम बनाई जा सकती है, कैपिटल एप्रिसिएशन की जा सकती है। अगर यही पैसे में 135 रुपए का मारुति का शेयर ना खरीद के बैंक में FDR करता तो मेरे को 6, 7 या 8% रिटर्न ब्याज मिलता, बस। उसके अलावा कोई एप्रिसिएशन नहीं होती। इसलिए इक्विटी मार्केट में लगा के हम लोग अच्छी तरीके से जो अमीर बनने की जो एक राह है उसके ऊपर जल्दी पहुंच सकते हैं। दूसरा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। जैसे एक बहुत बड़े बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया और एक कंपनी बना ली, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी एक व्हीकल है, एक साधन है हमारे पास, जिसमें जैसे मेरे को नहीं मालूम
कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, या मारुति है, टाटा मोटर है, ये तो बहुत अच्छे चल गए, लेकिन शुरू में जब मैंने लगाए थे 135 रुपए में, तो कोई गारंटी नहीं थी कि ये चलेंगे या फेल हो जाएंगे। या बहुत सारी कंपनियां जो है ऐसी जो रास्ते में दम तोड़ देती हैं या फेल हो जाती हैं। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड एक व्हीकल बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें एक्सपर्ट लोग जो हैं, वो लोग जितने लोग पैसा लगाना चाहते हैं उनका पैसा इकट्ठा करके वो कंपनियां सिलेक्ट करते हैं कौन सी कंपनी में कब लगाना चाहिए, कब बेच देना चाहिए, और उस तरीके से वो उस पैसे को मैनेज करते हैं। मैनेज करके अपना खर्चा काट के बाकी का खर्चा, बाकी जितना प्रॉफिट है जिन लोगों ने लगाया होता है उनमें बांट देते हैं। ये डायरेक्ट इक्विटी में लगाना है, और इसमें लगाने में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर आपने यहाँ से दिल्ली जाना है, आपकी मर्जी है, आप गाड़ी खुद ड्राइव करके जाएं या एक टैक्सी करके जाएं। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, ड्राइव खुद करेंगे तो टेंशन रहेगी, रास्ता भूलने का चांस रहेगा, गलती होने का चांस रहेगा, एक्सीडेंट का चांस रहेगा। लेकिन जब एक आप प्रोफेशनल ड्राइवर को एंगेज कर लेंगे तो एट सम कॉस्ट वो जो है आपको, आप पीस ऑफ माइंड के साथ, शांति के साथ पीछे बैठे रहेंगे और वो आपको आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा। और जो उसकी कॉस्ट है, हो सकता है उतना वो गाड़ी बढ़िया तरीके से चलाता हुआ उतने आपके पेट्रोल की सेविंग भी कर देगा। तो आपके लिए ये बिल्कुल फ्री जैसा हो जाएगा उसको एंगेज करना, कि अगर उसको मैंने 2 रुपए दिए हैं और 2 रुपए से ज्यादा का उसने मेरा पेट्रोल भी बचा दिया है, और साथ में मेरे को एक अच्छे तरीके से मेरी पीस ऑफ माइंड के साथ मेरे को मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ये फर्क है। अब म्यूचुअल फंड कितनी प्रकार के होते हैं? बहुत होते हैं, बट बेसिकली इनकम टैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी सब जो है, इनके अपने अलग अलग वेरिएंट हैं। बेसिकली 2 म्यूचुअल फंड होते हैं। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जो ओनरशिप के राइट्स को बाय करते हैं, जो कंपनियां चल रही हैं उनके ओनरशिप के राइट को बाय करते हैं, शेयर खरीदते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए जरूरी है कि उनका कम से कम जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसका 65% इक्विटी म्यूचुअल फंड में इक्विटी में लगा हो, शेयर मार्केट में लगा हो, तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इनकी टैक्सेशन अलग होती है। और कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो इक्विटी की बजाय लोन देने में विश्वास करते हैं, फिक्स डिपॉजिट की तरह। जैसे फिक्स डिपॉजिट बैंक में होती है, उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही कॉर्पोरेट भी जब बोरो करते हैं, गवर्नमेंट बोरो करती है, बैंक्स बोरो करते हैं, तो आपके पैसे उनको एज लोन दिए जाते हैं, जिसपे ब्याज मिलता है, डिविडेंड या एप्रिसिएशन नहीं होता है। एप्रिसिएशन होता है लेकिन बहुत लिमिटेड होता है, उसका भी मैं बताऊंगा कैसे होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करते हैं तो थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन होता है, बट उतना नहीं जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता है। ये इनका टैक्सेशन फिर अलग है, दोनों का, इक्विटी और नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन अलग है, और इनके फिर वेरिएंट अलग अलग हैं। जैसे मेन ये 2 हो गए, आगे वेरिएंट ये है, कुछ इक्विटी और कुछ ज्यादा इक्विटी और कुछ नॉन इक्विटी डेट। ये एक हो गया हाइब्रिड, कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड। इसमें कम से कम 65% इक्विटी में होगा और बाकी जो है वो नॉन इक्विटी में, डेट में हो सकता है। और इसका रिवर्स भी है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो डेट में होगा और थोड़ा सा पोर्शन जो है इक्विटी में होगा। इसको हाइब्रिड कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसकी टैक्सेशन डेट की तरह होगी। इसके बाद हमारे पास आता है कुछ टर्म्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, या एक मार्केट कैपिटलाइजेशन से पहले कंपनी की कैपिटलाइजेशन। के कैपिटलाइजेशन क्या वर्ड है कि एक कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हुए हैं उसका आज का जो मार्केट रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी कंपनी की वर्थ आ जाती है। कि अगर आज आपने ये कंपनी पूरी की पूरी खरीदनी हो तो इतने लाख करोड़ चाहिए, उसका एक शेयर की आज की मार्केट की कीमत
और उस कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसकी कैपिटलाइजेशन पता लग जाती है। इस कैपिटलाइजेशन में स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनियां लिस्ट हुई हैं, जितनी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड की जाती हैं, अगर सबकी कैपिटलाइजेशन को जोड़ दें तो वो मार्केट की कैपिटलाइजेशन होती है। और इसके बाद ये जितनी कंपनियों की कैपिटलाइजेशन है, इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, एक से लेके जो सबसे ज्यादा कीमत कंपनी है उसको एक नंबर पे रखें और सबसे कम कीमत की कंपनी नीचे रखें, तो सबसे ऊपर की जो 100 कंपनियां हैं, 1 से लेके 100 तक, उनको लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी उसी हिसाब से हैं। कुछ म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी में म्यूचुअल फंड कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये कि वो ऊपर के 100 कंपनियां ही इन्वेस्ट करेंगे। इसमें हिंदुस्तान लीवर आ जाता है, टीसीएस आ जाता है, टाटा मोटर आ जाता है, आईसीआईसी बैंक आ जाता है। इस तरीके से जो आपके चारों तरफ हिंदुस्तान लीवर है, ब्रिटानिया है, तो ये ऐसी ऐसी कंपनियां जो जिनको ब्लू चिप कहते हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 से लेके 100 तक है, उनको लार्ज कैप कहते हैं। जो इसके आगे 101 से लेके 250 तक कंपनियां हैं, उनको मिड कैप कहते हैं। मिड कैप वो अभी राइप होना है, उनको लार्ज कैप पहुंचना है, वो अभी रास्ते में है, तो उनको 101 से लेकर 250 तक जो कंपनियां हैं वो मिड कैप हुई। और 251 से लेके नीचे सारी कंपनियां जो हैं उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। और ये स्मॉल कैप कंपनियां जो हैं सबसे ज्यादा रिटर्न देती हैं और सबसे ज्यादा वोलेटाइल होती हैं। सबसे ज्यादा रिस्क भी इनमें होता है और सबसे ज्यादा रिटर्न भी होता है। कि एक कंपनी जो आज छोटी कंपनी है, वो बड़ी होते होते जब वो लार्ज कैप बनेगी 2, 4, 5, 10 साल के बाद, तो वो जैसे मैंने बताया कि 135 रुपए से 7,000 रुपए का शेयर हो गया, वो उतना बड़ा प्रॉफिट आपको दे के जाएगी। जो बड़ी कंपनी है, तो बड़ी तो ऑलरेडी है, तो उसमें प्रॉफिट पक्का होगा, लेकिन कम होगा, या यानी उस रेशो में नहीं होगा जिस रेशो में स्मॉल कंपनियां जो है वो दे सकती हैं। यहां तक कोई मेरे से कुछ पूछना चाहे? आज मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कोई सवाल किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे। यस सर। जी सर मतलब पीई के बारे में जानना था सर। पी में कवर करता हूँ, आई विल कवर। अभी कवर नहीं किया मैंने। और अगेन मेरे को ऐसा ही लगता है अगर सवाल नहीं है तो या तो बहुत सारा कुछ समझ आ गया, कुछ नहीं समझ आया। एनीवे सर मुझे जानना था, मैंने सर क्वेश्चन भी चैट बॉक्स में ही। बोलिए, क्या क्या पूछ रहे हो आप? यस सर, मुझे पीई जानना था बिकॉज सर अगर मैं क्वेश्चन यही था, अगर कोई हाँ, पी बताता हूँ मैं पी को बताता हूँ। यस सर, मैं यही न्यू इन्वेस्टर है सर, तो उसको सर अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो या सर उसको ब्रोकिंग का उसे हेल्प लेना चाहिए या उसे डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए उस कंपनी के बारे में सर? ओके, ठीक, तो आगे चलते हैं। इनको विशाल सिंह जी ने जो पूछा मैं बीच में कवर करता हूँ सारे पॉइंट इनके। तो जैसे नंबर ऑफ शेयर्स को और उसकी मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमको कैपिटलाइजेशन आती है एक कंपनी की, इसी तरीके से एक कंपनी साल में कितना प्रॉफिट कमाती है, उस क्वांटम ऑफ प्रॉफिट को उसमें कितने शेयर हैं उससे डिवाइड कर दें तो अर्निंग पर शेयर आती है, जिसको ईपीएस को बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए एक कंपनी के 1 लाख शेयर हैं,
और कंपनी ने 10 लाख कमाए तो अर्निंग पर शेयर 10 रुपए होगी। अब जिस कंपनी की जितनी ज्यादा कमाने की क्षमता होगी उसकी मार्केट वैल्यूएशन उतनी ज्यादा होगी, उसका मार्केट में रेट उतना ज्यादा होगा। तो जो कंपनी 10 रुपए हर शेयर के ऊपर कमा रही है, मान लीजिए उसका रेट 200 रुपए है, तो उसकी पी जो है वो 20 होगी, प्राइस अर्निंग रेशो। हर शेयर के ऊपर जितना कंपनी कमा रही है उसके हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू होती है, और मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये प्राइस अर्निंग। कोई कंपनियां ऐसी हैं जिनके फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है तो उसकी वैल्यूएशन उस हिसाब से ज्यादा हो जाती है और उनकी पी और बढ़िया हो जाती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जैसे सरकारी कंपनी है या जिसमें मैनेजमेंट ढीली डाली है, तो उसकी पी जो है उसकी मार्केट कैपिटल कम होती है, अर्निंग पर शेयर होते हुए भी पी उतनी नहीं होती जितनी की है। ये बेसिकली मार्केट का एजम्पशन है कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट कितनी अच्छे तरीके से ये कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी या नहीं कर पाएगी, इस चीज के ऊपर ये इसका वैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करता है। सॉवरेन डेट एक मैंने टर्म यूज किया था। सॉवरेन डेट होता है कि जो पैसा सरकार ने उठाया है 100%, ये 100% सिक्योर्ड है। जो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट करती है, अपने खर्चे के लिए बोरो करती है, वो बोरो इसी तरीके से सॉवरेन डेट की तरह से रेज किया जाता है। और जब कोई म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो 100% सेफ के कैटेगरी में आता है। वो बैंक एफडीआर जैसा ही सेफ माना जाता है कि उसमें रिस्क कोई नहीं है। और इन्वेस्टमेंट करने के बेसिकली दो अलग अलग टाइम हॉरिजन होते हैं। एक जब आप कमा रहे होते हैं और आप अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ना चाहते हैं, और दूसरा जब आप खर्च करना चाहते हैं, उसमें से इनकम जनरेट करके खर्च करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए टर्म्स जो है अलग अलग हैं। उसके लिए बोलते हैं हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आपने कैरियर शुरू किया तो SIP शुरू कर लेते हैं, जो बड़ा मशहूर है, टीवी वगैरह पे बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, सिप करिए, सिप सही है। तो वो सिप जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का एक सिस्टम है और उसका एक रूल है। रूल ये है कि जब आपकी मार्केट, आप सिप लगा रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं पैसे को, तो मार्केट जितनी फ्लक्चुएट करती है, आपकी उस फ्लक्चुएट होती मार्केट में पैसा लगता रहता है। जब मार्केट हाई होती है तो उतने ही पैसे के कम यूनिट आते हैं, और जब मार्केट लो होती है तो उतने ही पैसे के ज्यादा यूनिट आते हैं। ओवर द पीरियड इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद देखेंगे कि वो पैसे जो हैं आपके कई गुना मल्टीप्लाई हुए हैं, और इस पीरियड में जो एवरेज रेट उस म्यूचुअल फंड का रहा है, आपकी कॉस्टिंग उससे भी कम आई है। क्योंकि जब मार्केट सस्ती थी तो आपने ज्यादा यूनिट खरीदे, जब मार्केट महंगी थी तो आपने कम यूनिट खरीदे, तो आपकी कॉस्टिंग जो है, जो मार्केट की एवरेज है, उस पीरियड की जो एवरेज है उससे कम आएगी, ये गारंटेड है। और इसीलिए कहते हैं कि सिप जो है सही है। और सिप का दूसरा फंडा जो है वो ये है कि जब आप जोड़ रहे हैं तो उस समय उसको ऊपर नीचे हो रही है मार्केट, तो देखना नहीं है, कंटिन्यू रखना है, जोड़ते जाना है, उसको ब्रेक नहीं करना। बहुत लोग गलती करते हैं कि ब्रेक करते हैं, और जब ऐसा ब्रेक करते हैं तो उनके लिए चाइनीज बोम्बो की कहानी सुनाते हैं उनको। चाइनीज बोम्बो जो होता है उसकी एक क्वालिटी है कि 5.25 साल में वो करीब 90 फीट जो है वो बढ़ जाता है। 5 साल और 4 महीने उसमें 90 फीट बढ़ता है। लेकिन जब आप उसको बोते हैं, लगाते हैं, और 1 साल तक पूरे उसके गुड़ाई करते रहते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, और 1 साल के बाद वो कितना होना चाहिए? अगर 5.25 साल में 90 फुट हुआ तो 1 साल में 18 फुट, 12 फुट, 10 फुट नहीं,
1 साल के बाद वो सिर्फ आधा 1 इंच निकलता है जमीन में। सर म्यूट हो गया आपका। हाँ, अगले साल भी उसमें खाद डालते रहे, पानी देते रहे, गुड़ाई करते रहे, लेकिन उसकी साइज जो है ना वो सिर्फ 3 इंच होगी 2 साल के बाद। तीसरे साल के बाद भी वो 6 इंच ही बढ़ेगा, पूरे साल मेहनत करते रहिए। 5 साल होते होते उसकी हाइट जो है सिर्फ 1 फीट आएगी, और 5 साल से लेके और 5 साल 4 महीने के बीच में वो 90 फीट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली सिप का यही फंडा है कि आप जब शुरू करते हैं तो लगाते रहो, आपको रिटर्न कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब वो मैच्योर होने लगता है, जब आपका टारगेट पास आने लगता है, तो एकदम उसमें एप्रिसिएशन आता है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ, पहली दफे ट्राई कर रहा हूँ। लेट मी सी। किसी के भी शायद सर का लेफ्ट हो गया, किसी भी कोई क्वेश्चंस होंगे ना तो लिख के रख लेंगे, और क्वेश्चंस हम कल वाले सेशन में ले लेंगे फिर, क्योंकि आज लेट हो जाएगा, तो क्वेश्चंस हम कल वाले सेशन में लेंगे। हाँ जी आशु जी। हाँ जी दीदी। सर आपका म्यूट है। नहीं, आवाज आ रही थी मेरी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, मैं चलो आई विल शो यू स्क्रीन। कल कोशिश करता हूँ मैं आपको, और मैंने आपसे कहा था मैं कुछ बताऊंगा आपको। भ्रांतियां जो हैं कि ये बहुत रिस्की होता है, बहुत जुए जैसा होता है इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना है कि अगर आप जितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से स्कीम चुनते हैं। आमतौर पे हर आदमी को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड एक ही आइटम है, या म्यूचुअल फंड HDFC म्यूचुअल फंड तो एक ही है। नहीं, म्यूचुअल फंड 35 म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, और करीब 4000-5000 स्कीम्स हैं। हर म्यूचुअल फंड की अपनी स्कीम है। जैसे हम किसी डॉक्टर को जाके कहें बुखार है और मेरे को दवाई दे दें। अशु, टाइम ज्यादा नहीं हो गया क्या? हाँ जी, मुझे लग रहा है आज यहीं पे ब्रेक लेते हैं। चलो, और तो कल मैंने क्वेश्चंस भी बोला है कि सब लोग लिख के रख लेंगे, और क्वेश्चंस भी हम कल ले लेंगे, है ना? ठीक है, बाकी मैं कल लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि हमारे लिए बड़ा हैवी है। आपने तो बड़ी जल्दी जल्दी समझा दिया हमारे। एक्चुअली मेरे को लगा ये कल काफी टाइम चला गया था, तो मैं आज थोड़ा पास करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं इसको मैंने तो सोचा था ये मैथ्स टीचर आए हैं शशि दीदी, तो ये कुछ हेल्प करेंगे हमें समझने में, लेकिन इन्हें तो अभी गीता पढ़ाने की जल्दी है। नहीं, बाकी मैं कल करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विशाल, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? यस मैम। हाँ बेटे, कल पूछ सकते हैं क्या हम? या Okay. आप हाँ, या आप चैट बॉक्स में लिख के डाल दो, सर उसका आंसर कल दे देंगे आपको। ओके मैम, नो एनीवेज मैम, आई विल आस्क यू टुमारो। अच्छा, थैंक यू सो मच बच्चा सर।
हमें धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज में। और वही जो मेंटेलिटी रहती है ना लेडीज की, बताओ हमें करना क्या है, बस अभी तक तो दिमाग उतना ही चलता है। आप तो पूरा गहराई में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है ये जान के हम और अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए कल को। ठीक। थैंक यू सो मच सर। अब 3 बार ओम के साथ हम ब्रेक देंगे और क्वेश्चंस जो भी होंगे वो कल लिए जाएंगे। कल दोबारा से सेशन सर का रहेगा। अभी जब तक सबको अच्छे से सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती तब तक सर हैं हमारे पास हेल्प करने के लिए। वंशी विभूषित करान नवनीरदा